नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं आपका यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस बार हम लेकर आए हैं एक वीडियो सीरीज़ जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर बेस्ड है। ये 5 से 6 वीडियो की एक सीरीज़ होगी और आज का टॉपिक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि लिंग में तनाव की कमी का आ जाना। इसका मतलब यह नहीं है कि लिंग में बिल्कुल भी तनाव ना आए। अगर मान लीजिए आपको जब भी आप चाहें उतनी बार तनाव ना आए तो भी वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कैटेगरी में आ सकता है। तनाव आ जाए लेकिन पेनिट्रेशन के पहले या पेनिट्रेशन के तुरंत बाद वो तनाव में कमी आ जाए तो भी वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहलाता है। तनाव इतना ना हो कि हम पेनिट्रेशन कर पाएँ तो भी वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमारा इरेक्शंस की एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होती क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पेनिस के अंदर, लिंग के अंदर 2 सिलेंडर होते हैं और जब ब्लड यहाँ से आता है बॉडी से तो इन सिलेंडर के अंदर ब्लड फिल हो जाता है। इनके अंदर छोटी-छोटी कैविटीज़ होती हैं, उन कैविटीज़ के अंदर जब खून फिल हो जाता है, ब्लड फिल हो जाता है तो इरेक्शन आ जाता है। ऐसी कंडीशन में जो ब्लड को बाहर ले जाने वाली वेन्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और ब्लड को बाहर नहीं जाने देती। और जब इरेक्शन पूरा हो जाता है, ऑर्गेज़म्स इजैकुलेशन हो जाता है, तब ये जो वेन्स होती हैं ये खुल जाती हैं, ब्लड बाहर निकल जाता है और इरेक्शन धीरे-धीरे कम हो जाता है। तो इस प्रोसेस में अगर कहीं भी कोई कमी आ जाए, जैसे कि या तो अगर नर्व्स जो है वो सिग्नल लिंग तक ना ले जा पाएँ, या फिर आर्टरी जो है वो लिंग के अंदर प्रॉपरली ब्लड ना ले जा पाए, या फिर वेन्स उस ब्लड को ब्लॉक ना कर पाएँ, तो इस पूरे प्रोसेस में किसी भी कमी के कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ सकता है। या फिर अगर पेशेंट को मेंटल या इमोशनल वेलबींग नहीं है तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ सकता है। तो इन फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन को अलग-अलग कारणों में क्लासिफाई किया गया है। जिसमें से एक कारण है आर्टेरियोजेनिक कारण। आर्टेरियोजेनिक मतलब कि जो आर्टरी है जो लिंग तक खून लेके जाती है, अगर वो प्रॉपरली काम ना करे तो उसको आर्टेरियोजेनिक रीजंस बोलते हैं। यह कॉमनली डायबिटीज़ के पेशेंट्स में या फिर किसी कारण से चोट लग जाए या एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए उसमें देखा जाता है। दूसरा होता है वेनो ओक्लूसिव रीजंस। वेनो ओक्लूसिव रीज़न मतलब है कि जो वेन जो लिंग से ब्लड लेके जा रही है वो उस ब्लड को लिंग के अंदर रोक के ना रख पाए, और जैसी इरेक्शन हो और वो लीक कर जाए और ब्लड सारा बाहर निकल जाए तो भी उसको वेनो ओक्लूसिव इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। तीसरी कैटेगरी हार्मोनल इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे नॉर्मल इरेक्शंस में टेस्टोस्टेरोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर किसी भी कारण से ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाए तो भी पेशेंट्स को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। चौथा है न्यूरोजेनिक, यानी कि जो नर्व्स हमारे लिंग तक सिग्नल लेकर आती हैं इरेक्शन के लिए, अगर वो नर्व्स प्रॉपरली काम ना करें, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स में मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट हो गया, तो ऐसे पेशेंट में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। और चौथा रीज़न होता है साइकोलॉजिकल, यानी कि पेशेंट अगर इमोशनल या मेंटल वेलबींग में नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसको इरेक्शन हो सकते हैं, तो भी उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। अब दोस्तों, ये तो हो गए कि इसे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो होती है वो हमारे आर्टरीज़ को डैमेज करती है, उसके एंडोथेलियम को डैमेज करती है, जिसके कारण अगर आप लॉन्ग टर्म तक स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिल सकता है। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो अल्कोहल अलग अलग तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस करके कर सकता है, वेट गेन करा के कर सकता है, एंडोथेलियम डैमेज करा के कर सकता है। तीसरा कारण होता है वेट गेन। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो जो हमारा फैट होता है, बॉडी फैट होता है, वो एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। एस्ट्रोजन यानी कि फीमेल हार्मोन, और जब फीमेल हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो वो इरेक्शंस में दिक्कत दे सकता है। चौथा कारण होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण, लैक ऑफ स्लीप। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, आप हमेशा स्ट्रेस्ड आउट हैं, या अगर आप ले भी रहे हैं तो प्रॉपरली नींद जो है वो टूट टूट के आ रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं।
दोस्तों कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, एंटी डिप्रेसेंट्स, इसके और भी दवाइयाँ, तो यह दवाइयाँ भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर सकती है। अगर पेशेंट को हम देखते हैं कि इस तरह की दवाइयाँ वो ले रहा है, तो उन दवाइयों को चेंज करके दूसरी दवाई देनी पड़ती है जो इरेक्शंस में दिक्कत ना दे। तो दोस्तों हर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए ऑपरेशन या मेडिसिन ज़रूरी नहीं होता है। इसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि जीवन शैली में चेंज करके। जैसे कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग बंद करनी चाहिए। अल्कोहल के इंटेक को कम करना चाहिए। अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। 7 से 8 घंटे की स्लीप लें। देखिए अगर आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम करने की कोशिश करें। अगर मैरिटल स्ट्रेस है, पार्टनर के साथ स्ट्रेस है, तो उसको कम करने की कोशिश करें। ज़रूरत पड़े तो मैरिज काउंसलर के पास जाके या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उसकी काउंसलिंग लें। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो प्रॉपर एक्सरसाइज करके वेट लॉस करना चाहिए। हार्मोन के लेवल्स चेक करने चाहिए। अगर टेस्टोस्टेरोन लो है तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दे सकते हैं। एज और वेट के हिसाब से दी जाती है, तो वो देखना पड़ेगा। वो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा डाइट के अंदर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा दें और ऐसी चीज़ें जो फ्री रेडिकल जनरेशन करती हैं जैसे कि ट्रांस फैट हो गया, डीप फ्राइड आइटम्स हो गए, वेरी हाई सॉल्ट कंटेनिंग आइटम्स हो गए, उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि हमारे जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, चिप्स हो गया, फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, पिज़्ज़ाज़ हो गए, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। अगर इन सब से भी रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर आपको अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, जो कि आपको मेडिसिन का ट्रायल फिर स्टार्ट करेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।